नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे पूर्व में किए गए वायदे के हिसाब से मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि मैं निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा, समाज के विद्वजनों के साथ, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ, जो लगातार समाज की बदलती हुई व्यवस्था पर निगाह बना के रखेंगे। और ऐसे ही हमारी एक प्रबुद्ध साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, डॉक्टर नीता अग्निहोत्री जी। नीता अग्निहोत्री जी, आप बृहस्पति महिला डिग्री कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल हैं और विभिन्न सामाजिक रोटरी क्लब से जुड़ी हुई हैं, इनर व्हील क्लब से जुड़ी हुई हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, समाज पे अपनी पैनी निगाह रखती हैं कि इस समय समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है और कागजों से आगे निकलकर जमीनी लड़ाई लड़ने में, जमीनी रुख समाज के सामने रखने में आप बेहद उम्दा विचार रखती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने दर्शकों के समक्ष नीता जी को प्रस्तुत करूं कि वो अपने विचार, अपने एकल विचार आपके समक्ष रख सकें। मैं नीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में, शैक्षिक दुनिया में। और धन्यवाद, आपको भी प्रणाम। ये जानना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में कार्य करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, फिर जब हम माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, तो पाते हैं कि बेसिक शिक्षा में भी कई लेयर पे काम हो रहा है। एक जो कॉन्वेंट एजुकेशन है, उसके बाद बेसिक शिक्षा में वो स्कूल हैं जहाँ बहुत, जो कुछ शहरी स्कूल हैं, कुछ गांव में स्कूल हैं, कुछ वहां पे भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड है, जिनके पास एंड्रॉइड नहीं है। तो जब आज की एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन की ओर जा रही है, आज की एजुकेशन समर्थ एजुकेशन के लिए जा रही है, जहां आप देखिए कि गांव में या बहुत सारे बच्चों के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, फीस जमा करने के पैसे नहीं है, मिड डे मील के सहारे वो बच्चे रह रहे हैं। ऐसे में एंड्रॉयड से पढ़ाई करना इस समाज में उस तबके के लिए कितना संभव होगा, मुझे थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा कष्ट होता है कि शायद नहीं होगा। जहां हम महंगे डाटा पैक खरीदते हैं तब हम जाके बात कर पाते हैं, ऐसे में डाटा पैक भी अपने आप में एक महंगा खर्चा साबित हो रहा है। बहुत जगह बत्ती नहीं आती है, साधारण फोन चार्ज नहीं हो पाते हैं, ऐसे में मोबाइल को रिचार्ज करना और मोबाइल को चार्ज करना बिजली में एक बड़ा कठिन कार्य हो सकता है। तो डॉक्टर नीता अग्निहोत्री एक एजुकेशनिस्ट के तहत, एक समाज शास्त्री के तहत आप इस बात को किस तरह से देखती हैं, मैं आपका पहलू जानना चाहता हूँ नीता जी। थैंक्स राजीव जी, और आपको साधुवाद कि आपने ये विषय रखा है। मैं उच्च शिक्षा से जुड़ी जरूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि बीएड विभाग को भी देखती हूँ, और बीएड विभाग में हम बच्चों को लेकर के जाते हैं 6, 7, 8 के, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और स्कूलों में, और कथनी और करनी, या जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, या हम ये कह दें कि जो न्यूज़ सुनते रहते हैं, उनमें और जब हम धरातल पर आते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है। आपने सही समस्याएं उठी कि आज शिक्षा के विभिन्न, आप कदम कह दीजिए, या विभिन्न क्षेत्र से कुछ मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग में भी उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। तो मेन समस्या आ रही है कि उन लोगों के लिए, जैसा आपने कहा, कि जिनके पास खाने को पैसे नहीं, जो केवल इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि उन्हें सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म मिल जाती है, किताबें मिल जाती हैं, जूते मिल जाते हैं, मोजे मिल जाते हैं, सर्दी में पहनने वाले कपड़े मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो पेट के लिए भोजन चाहिए वो भोजन मिल जाता है। तो एक तरह से कहते हैं कि कह सकते हैं कि उन बच्चों कि जो पढ़ाई है, हम उन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम क्यों एक ही छड़ी से या एक ही आइडिया से सबको एक जैसा देख रहे हैं? समानता सही है, मैं ये नहीं कहती कि समानता गलत बात है, समानता का अधिकार है, लेकिन समानता पे अगर कोई नीचे की लाइन है, उसको ऊपर तक लाना भी तो हमारी जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी है। हम ये भूल जाते हैं जब हम बात तकनीकी शिक्षा की करते हैं, खासकर आज के समय पर 2 महीने से 22 मार्च से कोरोना जैसी महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ, बच्चे घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय अधिकतर न्यूज़ आती रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं। हाँ, चालू हैं, लेकिन वो चालू किन स्कूल्स में? ये भी तो हमें देखना है।
क्या वो हर सरकारी स्कूल में इस तरह की कक्षाएं हुई हैं? आप टीचर्स पे दबाव बना सकते हैं, अभिभावक भी टीचर्स पे दबाव बना सकते हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? केवल एक प्रश्न मेरा समाज से भी है, जो रणनीति बनाते हैं उनसे भी है, कि ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? घर पर लाइट नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि मोबाइल चार्ज नहीं होगा। अगर मोबाइल है, तो डाटा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वो करेंगे कैसे? और दूसरी बात, फ़ोन कहाँ से लाएँगे? सस्ते से सस्ता मोबाइल भी आज 5-6 हज़ार, 7 हज़ार का है। तो क्या उन बच्चों के पास मोबाइल है? और उन बच्चों को समझने की एक राजीव जी बात यहाँ पर और आती है। कोरोना जैसी महामारी के कारण ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई। लेकिन जहाँ पर करी गई हैं, वहाँ पर वैसे भी साल में क्या पर डे 1 या 2 क्लास कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। वहाँ पर 1-2 पीरियड लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम जानते ही नहीं है, एकदम से ये बात कहना कि आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लें, वो नामुमकिन है। मैंने शब्द नामुमकिन कहा। उसका केवल एक ये बात हो सकती है कि हमको, आपको, समाज को, हर व्यक्ति को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। कुछ 2 सुझाव हैं पहले, कि जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस अगर चल रही है, कई जगह जी। पर एक जगह पर बच्चों की ऐसी व्यवस्था हो, जहाँ बच्चे सोशल डिस्टेंस से बैठे, जैसे ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक ऐसा साधन, एक प्रोजेक्टर हो, जहाँ पर ये क्लासेस चल रही हो ऑनलाइन, कि बच्चे वहाँ पे दूर से बैठ करके उसको देख सकें। तब तो वो देख सकते हैं, लेकिन फिर प्रश्न चिन्ह आएगा, उनको समझाएगा कौन? जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं राजीव जी, तो आमने-सामने बात हो रही है। लेकिन अगर बिल्कुल। अभी ये 25 लोग हों, 10 लोग हों, तो आपके लिए भी हर एक को तुरंत स्क्रीन पर लाना, उसको समझना मुश्किल है। फिर हम फर्स्ट से लेकर 8th तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये धुरी है, ये नींव है। अगर ये नींव हमारी कमज़ोर होगी, हमने उनको पास कर दिया। बहुत अच्छा ये कदम है कि बच्चे, अभिभावक जो परेशान थे कि 1 साल उनका खराब जाएगा, बच्चे प्रमोशन पा गए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उन बच्चों का कोर्स पूरा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनवरी से 22 मार्च से शुरू हो गया। अब आप ये बताइए बच्चे कैसे पढ़ें? बच्चों को गणित, साइंस, अंग्रेजी आज की आवश्यकता मैंने कर दी है। हम लोगों को आश्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी, ये 4 विषय ऐसे हैं जिनको बच्चों को समझना ही समझना है। तो वो बच्चे कैसे समझेंगे? हम पास हो गए, 8th में आ गए। 8th में आकर के जो हमारा 7th का कोर्स बचा है, जब हमें वो नहीं आएगा, हम 8th में आगे बढ़ेंगे कैसे? तो प्रश्न यहीं पर उठता है। बिल्कुल सही। हमें उन बच्चों को देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा उन स्कूलों को, जो आपको हर ब्लॉक में मिलेंगे, हर मोहल्ले में मिलेंगे, सरकारी स्कूल काफ़ी है। लेकिन उस सरकारी स्कूलों की तुलना हम जो प्राइवेट स्कूल हैं, या जो प्राइवेट स्कूल आजकल नए कुछ खुले भी हैं, जिनके पास सुख-सुविधाएँ हैं, या वैसे कुछ कॉलेज हैं, जहाँ पर जो मैनेजमेंट के द्वारा चलते हैं, वहाँ पर आपको सुविधाएँ मिल जाएँगी। लेकिन क्या हर बच्चे को मिल जाएगी? पढ़ाई पे सबका समान अधिकार है। अगर कोई किसी कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये शिक्षा में नियम है, हमें उसको उस लेवल तक जाकर के पढ़ाना है। अगर हमको सारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि सामान्य औसत के बच्चे रहते हैं, कुछ जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा होती है, किन्हीं की आईक्यू बहुत कम होती है, लेकिन पढ़ाते तो हम सबको एक जैसा हैं। तो जब हमें पढ़ाना सबको एक जैसा है, तो हमको ये भी तो देखना है कि उनका परिवेश है कहाँ से? क्या वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई समझ पा रहे हैं? टीचर पढ़ाना चाहते हैं, टीचर पढ़ जाएगा, टीचर की आप ट्रेनिंग कराइए, टीचर पढ़ जाएगा। लेकिन टीचर पढ़ाएगा किसको? किन बच्चों को पढ़ाएगा? क्या उन बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे, या उन अभिभावकों को पढ़ाएगा जो अभिभावक आपसे जुड़ नहीं सकते हैं? मेरे ख्याल से हम लोगों को इसके बारे में जो शिक्षा विधि है, उनको ये रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक दूसरी बात और है राजीव जी, ये हमारी आज की आवश्यकता थी, जो हमने न्यू टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। लेकिन ये हमारा पर्याय नहीं है, हमारी नहीं जो है। परंपरागत एजुकेशन है।
नई तकनीकी कुछ हद तक सही है, जिसको हम आवश्यकता के अनुरूप उसका प्रयोग करें। लेकिन अगर हम उस पर आश्रित हो गए, एक छोटा-सा उदाहरण राजीव जी दे रही हूँ। अंग्रेजी जिस समय हमारे देश पे अंग्रेजों ने कब्ज़ा किया, उन्होंने अपनी भाषा को बढ़ाया। मैकाले की रणनीति के अनुसार अंग्रेजी प्रमुख हो गई। आज भी क्या आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं, क्या आज भी स्टेटस अंग्रेजी जानना नहीं? जॉब में अधिकतर उन्हीं लोगों को, और खासकर जो प्राइवेट जॉब्स हैं, जहाँ पर 15 लाख, 30 लाख का पैकेज है, बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो हिंदी केवल अच्छी जानते हो उस पल पर। तो हम लोग उस पर आश्रित हो गए, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने अपने आप को आश्रित कर लिया। अंग्रेजी ने नहीं कहा कि आप हमारे ऊपर आश्रित होइए। और कहीं ये तकनीक, ये डिजिटल जो एजुकेशन है हमारी, हम इस पर आश्रित ना हो जाए। जब सारा काम रोबोट करेंगे, तो भावनाएँ भी क्या रोबोट जैसी हो जाएँगी? हमारे जो संस्कार हैं, जब एक टीचर बच्चों को बताता है, उसके जो चेहरे के भाव है, जब वो बच्चों की आँखों में देखता है कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, वही हर टीचर का अनुभव होगा। हम बच्चों के फेस को देख के समझ जाते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, या उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो हमारा बोलने का ढंग होता है, बच्चे उससे अपनेपन से जुड़ते हैं। नहीं तो गूगल तो इस समय पे गूगल बाबा तो है, हमारा हर प्रश्न का जवाब गूगल में है। तो क्यों नहीं बच्चे पास हो रहे हैं? क्यों नहीं प्रतियोगिताएँ निकाल रहे हैं? तो कहीं न कहीं पर जो परंपरागत एजुकेशन है, खासकर कक्षा 1 से लेकर के जो हमारी 12th तक की मैं एजुकेशन को बता रही हूँ, उस एजुकेशन तक ये एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन 1 पीरियड हो, 2 पीरियड हो, आप कोर्स लगाइए, क्लास में कंपल्सरी कर दीजिए, लेकिन उस पर हमें आश्रित नहीं होना। लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये सरकारी स्कूल, क्योंकि कोर्स हर एक स्कूल के लिए एक जैसा होता है। उन स्कूल के बच्चों के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आदर्श स्कूल है, जैसे मैं इनर व्हील से जुड़ी हुई हूँ, और इनर व्हील संस्था है, रोटरी क्लब है, इन लोगों ने अभी पिछले साल तक आदर्श स्कूल के लिए कुछ स्कूल गोद लिए थे। सारी सुख-सुविधाएँ कर रहे थे, लेकिन उसको लगातार कंटिन्यू करना है। और जब वो सुविधाएँ होंगी, तभी जाकर के वो बच्चे जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हम सँभाल सकते हैं। इसमें कुछ सुझाव हैं, अगर आप कहें तो मैं बताऊँ स्वागत है, वो स्वागत। सुझाव। जी, जी, स्वागत। जैसे अपने यूपी की मैं बात करूँ, पूरे देश की, विश्व की क्या बात करूँ, हमारे यूपी में बहुत बीएड कॉलेज है, बीटीसी चलते हैं। 4 महीने के लिए जो 2 साल का कोर्स चला है कि बच्चों को बाहर जाकर के पढ़ाना होता है। लेकिन अगर इसको ये कर दिया जाए, उन बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में दे दिया जाए कि हर बच्चा 2-2 ऐसे बच्चों को जिन स्कूलों में वो जाते हैं, उनकी पूरी केस स्टडी जो हमारे बीएड के कोर्स में या बीटीसी में, उनका आप एक प्रोजेक्ट बना के उनकी समस्या को कैसे हैं, किस परिवेश में, उनका क्या कमियाँ हैं, किस विषय में कमज़ोर है, क्या उनको बीमारी है? क्या उनके अंदर हीन भावना है? अगर हम व्यक्तिगत रूप से 25 साल भर केवल 1-2 महीने नहीं, 1-2 महीने से राजीव जी कुछ नहीं हो पाता है। हमें जुड़ना पड़ेगा उनकी जड़ों से, जब तक जड़ें जो हैं वो ज़मीन को पकड़ ना लें। इसी तरह से बिल्कुल। जो हर कॉलेज वाले हैं, बीए के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ये भी काम कर सकते हैं। जो स्कूल है 12th तक है या 8th तक के हैं, जहाँ पर अच्छे बच्चे कुछ हैं, उन बच्चों को ग्रुप लीडर के द्वारा, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनकी वो प्रॉब्लम को समझें, उनको बताएँ और टीचर्स के साथ में उनका सामंजस्य करें। जो समाज सेवी हैं, हम जैसे, आप जैसे लोग हैं, अगर हमारे घर के आस-पास में, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा प्रदेश है, और हर एक के किसी न किसी के पास में कोई न कोई सरकारी बच्चे ऐसे होंगे। चाहे वो गाँव हो, आजकल गाँव नहीं रह गए। तो उन बच्चों को अगर हम एक नैतिक ज़िम्मेदारी समझ लें, कि हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, उसको हम लोगों की सेवा क्या अपनी सेवा मान लें।
हम ये मान लें कि इस काम को करने में हमें संतुष्टि मिलेगी, हमको सुकून मिलेगा अगर हम एक किसी को शिक्षित कर देते हैं। शिक्षित से तात्पर्य, राजीव जी आप तो खैर बहुत जानकार हैं, केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, मेरे ख्याल से। अगर केवल बिल्कुल डिग्री सही है। प्राप्त करना है, तो गोल्ड मेडलिस्ट भी आपको ऐसे मिल जाएँगे, जिनको नॉलेज नहीं होगी। ज्ञान और ये डिग्री, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमें अगर बच्चों को ज्ञान मिल जाए, हम लोग अगर अपनी दादी या बाबा को, मैं अपने समय की बात कर रही हूँ, दादी हमारी पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी जो नाप होती थी, बिल्कुल सटीक होती थी। उनका जो ज्ञान था, वो इतना ज्ञान था कि जिसके बराबर हम लोग कहीं पे थे नहीं। तो वो ज्ञान है। डिग्री हमें नौकरी में सहायता करती है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि काउंसलिंग के समय या इंटरव्यू के समय। लेकिन डिग्री के साथ ज्ञान को बढ़ाना, और ज्ञान की पहली नींव हमारी प्राइमरी एजुकेशन है। हम उच्च शिक्षा को तभी संभाल सकते हैं जब हमारी नींव मजबूत होगी और कड़ी हमारी माध्यमिक शिक्षा है। उच्च शिक्षा बिल्कुल, से बिल्कुल। पहले हमें ये 2 कदम पार करने हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? और तकनीकी शिक्षा, तो शायद इसके लोग खिलाफ हो, लेकिन मेरा अपना विचार है कि डिजिटल एजुकेशन पर अगर हम पूरी तरह से आश्रित हो जाएँगे, तो लोगों में तनाव हो, इसलिए तनाव बिल्कुल, होगा कि हमारा पूरा दिमाग, हमारी आँखें यहाँ पर, हाथ तो हमारे कम होंगे, या तो लैपटॉप पे होंगे, कीबोर्ड पर होंगे, आँखें हमारी मोबाइल पर या लैपटॉप पर होंगी, या कंप्यूटर स्क्रीन पे या प्रोजेक्ट पे होंगे, तो हमारे मानसिक जो थकान है, और जब मानसिक थकान होती है, तो तनाव उत्पन्न होगा। इसके लिए एक सुझाव है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों से भी सलाह लेनी चाहिए जो रणनीतियाँ बनाते हैं। कागज़ पे ना बन करके, जैसे हम लोग राजीव जी बताएँ टेस्ट करते हैं, मनोवैज्ञानिक टेस्ट होते हैं, जो मनोविज्ञान विषय लिए हैं, तो ऐसे टेस्ट वो नहीं बन जाते हैं। थोड़ा-सा उदाहरण सैंपल बनते हैं, फिर उसमें कुछ लोगों के साथ में जुड़ के जो शिक्षाविद होते हैं, उस विषय के जानकार होते हैं। फिर उसके बनने के बाद कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आंसर लेते हैं और उसका देखते हैं कि डाटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुधार करना है कि नहीं करना, उसके बाद जाकर के वो अप्लाई होता है। तो वैसे ही जो नीतियाँ बने, वो पहले खुद भी करके देखी जाए व्यवहारिकता में, कि वो व्यवहारिकता में कितनी सफल होंगी। जब वो व्यवहारिकता में सफल होने लगे, तब हम उनको मेज़ से लेकर के जन-जन तक पहुँचाएँ। और हम टीचर्स भी एक इंसान है, कहने को तो गुरु हैं, बहुत सुनते हैं कि गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। गुरु भगवान से बढ़कर है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। मानती हूँ, लेकिन गुरु भी कभी भगवान नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते कि बनना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी तो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो हम लोग एज़ अ टीचर, एक इंसान के रूप में आज की आवश्यकता ये है कि एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक हम इंसान बने रहें। हमारे अंदर भी कमियाँ हैं। उन कमियों को हम समझें और उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें। हम अगर अपनी आलोचना सुन रहे हैं, या अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चे से दोष देने से पहले हम ये समझें, कहीं हमारे पढ़ाने के तरीके में, पढ़ाने के मेथड में तो कमी नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। और हकीकत में ये जो बच्चे हैं, ये वास्तव में चिराग, कहते हैं ना, घर का चिराग। मैं चिराग केवल लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। चिराग से हाँ, हाँ, मेरा ठीक बात, मतलब है ठीक बात, ठीक लड़का बात। और लड़की, दोनों ही बच्चे अपने घर के चिराग होते हैं। और उन चिराग में जो तेल डाला, चिराग तभी तो रोशन होगा जब उसमें दिया और बाती होगी। खाली मिट्टी के बने चिराग या आजकल जो डिजाइनर आते हैं, जब तक आप उसमें तेल नहीं डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, जलाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो प्रज्वलित नहीं होगा। ऐसे ये बच्चे चिराग हैं, दीपक हैं। इन बच्चों के अंदर हमें संस्कार रूपी तेल डालना है। हमें इन्हें बताना है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। नया अपनाओ, लेकिन उसके साथ अपनी जड़ें ज़मीन पे रखो। एक पिक्चर आई थी, राजीव जी, हम साथ साथ हैं। उसमें एक जी, गाने पे दिखाया गया था, जब परिचय होता है बाबूजी का,
तो गाने के बोल तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि मेरे जो पापा हैं, जिसका अर्थ था कि वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, लेकिन समय के साथ जाना भी सीखा है, जाना भी सीखा है, लेकिन अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो सौम्यता है, अपनी जो सरलता है, अपना जो बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना है, अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व करना नहीं छोड़ा है। तो ये बच्चों के अंदर जब हम ये तेल और बत्ती ज्ञान का रूप में डालेंगे, तब ये चिराग प्रज्वलित होंगे और कोई भी नकार नहीं सकता कि हमारी जो ये बच्चे हैं, जो बहुत निम्न वर्ग के हैं, पढ़ना चाहते हैं। आप अपने वहाँ काम या हमारे घर में जो काम करते हैं, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान और अधिकारी बने। वो सारी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पसीना बहाते हैं, सब करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए। तो उन बच्चों को हमें समझना होगा, ये कह कर के कि वो गंदे हैं, ये कह कर के कि उनके अंदर है, तो वो तो मासूम है, वो पनप रहे हैं। उनको वातावरण और परिवेश हमको और आपको देना है। यही शायद सबसे बड़ी जनसेवा होती है, मानव सेवा होती है। और हम भी कहीं, हम सब, हम का अर्थ मैं अपने आप के लिए नहीं कह रही हूँ, हम का अर्थ होता है कि हम लोग भी कहीं न कहीं संतुष्ट होते हैं। जब किसी के एक चेहरे पर मुस्कान आती है, तो अपना दुःख दर्द भूल जाते हैं। कभी लोग बिल्कुल चल सही के तो है। देखें। आपने और अगर बिल्कुल आपको सही कुछ बात। पूछना हो, हाँ? और भी कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि प्रश्नों के नहीं, उत्तर नहीं, देने में। ये सेशन के लिए मैं इसलिए क्योंकि इस बार मैं सेशन और सीरीज के रूप में चलाना चाहता हूँ। हो क्या रहा है जी, मैं जी, जी। देख रहा हूँ, मैं इस बात को थोड़ा-सा कंटिन्यू की वेबिनार हो रहा है, मतलब करने एक कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मेलिटी में हो रही हैं। जैसे मैं आपकी जी, बात को जी। कंटिन्यू करता हूँ कि जो पढ़ाई है वो खाली इसलिए हो रही है कि क्लासेस चले, स्कूल खुले, सब कुछ कंटिन्यू हो। लेकिन वो फल भी दें, उचित फल भी दें, इस बात को जी, बिना विचार किए काम हुआ तभी तो ये प्रश्न उठ के आया जो हमारे सामने है। तो जी, जो आज आपने जी, मुझे जी, जी। मेरे सामने जो समाज के सामने प्रश्न रखा, मैं इसको समाज को सोचने के लिए छोड़ता हूँ और आपसे कल और परसों में फिर से इसी विषय पे बात करेंगे कि मैम हमने सोशल रिसर्च फाउंडेशन इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करी, अब आपका इस विषय पे क्या कहना है? तो जब हम आपके साथ हाँ, सीरीज में बात करेंगे तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें होंगी और आपका भी एक बहुत कीमती समय है, इसलिए मैं आपको बहुत कीमती समय आपने हम लोग को इतना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ आपका। राजीव जी, एक बात और और कह रही हूँ, अगर कोई प्रश्न आपके पास में आए, तो उन जी, प्रश्नों को अभी मैं समाधान करने की जितनी बिल्कुल। मेरे अंदर योग्यता मैं ज़रूर करूँगी। हम जी, आप सबको धन्यवाद। जी, मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि इस आपके दिमाग में कोई भी ऐसे प्रश्न हैं जो ज्वलंत प्रश्न हैं, जिनका किताबी ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है, जो आपके जो नीतिगत प्रश्न हैं वो अलग हैं और जो फ्लोर के जो ज़मीनी प्रश्न हैं, जो ज़मीनी समस्याएँ हैं वो दूसरी हैं। तो यदि आप पाते हैं कि ज़मीन पे कुछ और समस्याएँ हैं, तो आप हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर नीता अग्निहोत्री से हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कोई प्रश्न छोड़िए, डॉक्टर साहब आपको जो है पूरा जवाब देंगी और जल्दी ही मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हम अपने फेसबुक पेज जो एजुकेशन का पेज होगा उस पे आपका डॉक्टर साहब का लाइव लेक्चर करवाएँगे, ताकि आप वहाँ चलते हुए लेक्चर के बीच में ही प्रश्न काल अपना पूछ सकें। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः विदा लेता हूँ और जल्दी ही मिलने का वायदा करता हूँ। धन्यवाद। Alright, alright, alright.